सारी रात में डर के मारे एक पल भी ना सो सका था। पिछले दिन भर की थकान और रात को आराम ना मिलने के कारण बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। मन तो दिन भर पलंग पर लेटकर आराम करने का था, लेकिन मेरे लिए उस दिन इतना अधिक काम था कि एक बार गांव पहुंचा तो शाम 6 बजे तक दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। शाम 6 बजे जब डाक बंगले लौटा तब थकान से मेरी बुरी हालत थी। मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। अचानक मेरी नींद खुली तो मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि कुर्सी पर 17-18 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की बैठी हुई थी। वो मुझे जगाकर देखकर मुस्कुराई। मैंने उससे अचानक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कितनी देर से बैठी हो और तुम्हें क्या काम है? तो वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। आप अकेले थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर बात करके आपका जी बहला दूं। वो लड़की दिखने में बला की खूबसूरत थी। पहाड़ी लड़की थी, गोरा रंग, कजरारी आंखें, सुनहरे बाल, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मानो वो इस दुनिया की हो ही नहीं। मैंने उसको देखकर कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब मैं भी एक बार में उसके हुस्न का दीवाना हो चुका था। रात को अकेले आने में तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं पास ही में रहती हूँ और अक्सर डाक बंगले में आती रहती हूँ, यहाँ आने में डर की तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें भेड़ूघाट के भूत से भी डर नहीं लगता? और मैं जोर से हंस दिया। उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, लेकिन आपको भूत से क्यों डर लगता है? क्या किसी भूत ने आपको सताया है? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूत मुझे कैसे सता सकते हैं? मुझे किसी भूत ने नहीं सताया, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत अजीब सा है। तभी वो बोली, ये तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं साहब, यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, पर ऐसा हमेशा नहीं था। एक जमाने में बहुत खुशनुमा था यहाँ का माहौल, तभी तो यहाँ पर चंपा और दीपेश की प्रेम कहानी ने जन्म लिया था। मैंने उससे आश्चर्य से पूछा, चंपा और दीपेश ये कौन है और इनकी क्या प्रेम कहानी है? तो वो कहने लगी, आपको तो कुछ भी नहीं पता, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। उसने कहानी सुनाना स्टार्ट की। कोई 37 वर्ष पूर्व इस डाक बंगले का चौकीदार कुंवर सिंह था। वो अपनी इकलौती लड़की चंपा के साथ यहाँ पर रहता था। चंपा की उम्र करीब 16 वर्ष थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही गुणवती भी थी। उन्हीं दिनों 19 बरस का दीपेश सुंदर बांका जवान था। उसका अपना गांव काफी दूर था। उसके बाप की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अपनी नाना नानी के घर यहीं पर चला आया था। दीपेश और चंपा में पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया। कुंवर सिंह भी चंपा की शादी दीपेश से करने के लिए तैयार थे। उसी समय नैनीताल के एक बड़े ठेकेदार ने हॉर्स के जंगलों में लकड़ी काटने का ठेका लिया और यह काम देखने के लिए अपने एक पुराने आदमी चरणदास को मैनेजर बनाकर भेड़ूघाट भेज दिया। उसे शराब और जुए की बुरी आदत थी। उसने ठेके के रूपों में से भी गबन करना शुरू कर दिया था। ठेके के जो रुपए आते थे उसमें से भी उसने चोरी चमारी शुरू कर दी थी। चरणदास को जब ठेकेदार के आने का समाचार मिला तब वह बहुत घबराया और अपने बचने के उपाय ढूंढने लगा। ठेकेदार साहब रंगीली तबीयत के आदमी थे, इसलिए चरणदास ने चंपा को अपने बचाव का हथियार बनाना चाहा। ठेकेदार साहब का डाक बंगले में रहने का प्रबंध कर दिया गया। चरणदास को देखते ही ठेकेदार साहब बरस पड़े और तरह तरह की गालियां निकालने लगे। चरणदास उनके पैर पकड़कर उन्हें किसी तरह शांत किया। जब ठेकेदार साहब कुछ ठंडे हुए तब उन्होंने आंख पास नजर डालकर देखी कि यह जगह बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदर जगह में अगर कोई रंगीली शाम मिल जाए तो कैसा हो, ये सोचते हुए वो पलंग पर लेट गए। थोड़ी देर बाद कुंवर सिंह ने उनके लिए चाय नमकीन लाने का बंदोबस्त किया और वो उनके लिए नाश्ता लेकर आ गया। शाम होते होते शराब के दौर पर दौरे चलने लगे। दास की लच्छेदार बातें। जब शराब का दौर शुरू हुआ तब चरणदास ने अपने एक खास आदमी को 2 विलायती बोतलें देकर समझा बुझाकर कुंवर सिंह के पास भेजा। आदमी कुंवर सिंह को अलग ले गया और कहा कि उसके काम से खुश होकर ठेकेदार साहब ने उसके लिए 2 विलायती शराब की बोतलें भेजी है। विलायती शराब की बोतलें देखकर कुंवर सिंह अपने को रोक नहीं पाया और दोनों बोतलें पीकर होश हवास खो बैठा। 8 बजे चरणदास स्वयं रसोई घर में पहुंचा और चंपा से बोला कि ठेकेदार साहब को खाना चाहिए और कुंवर सिंह का कहीं पता नहीं चल रहा है। चंपा ने जब कुंवर सिंह को ढूंढा तब क्वार्टर में बेहोश होता पाया। उसकी इस हालत को देखकर चरणदास ने कहा कि खुद ही ठेकेदार साहब को खाना दे आए। बेचारी चंपा अपने बाप की नौकरी बचाने के लिए क्या नहीं करती। वो स्वयं ही खाना लेकर बंगले के अंदर जा पहुंची। चंपा को देखकर ठेकेदार साहब की लार टपकने लगी। चंपा बहुत खूबसूरत थी और ऐसी थी कि किसी का भी मन मोह ले। चंपा कमरे से बाहर चली गई। तब चरणदास ने ठेकेदार साहब से कहा, हुजूर, मैंने इसके बाप से मिलकर सब बातें कर ली है। रात के 9:30 बजे रसोई घर बंद कर चंपा सोने के लिए अपने क्वार्टर जाने वाली ही थी कि चरणदास ने रसोई घर में आकर कहा कि ठेकेदार साहब को रात को दूध पीने की आदत है, वो 1 गिलास उनके कमरे में दे आए। चंपा ने ऐसा ही किया। उस समय बंगले के आसपास और कोई नहीं था। चंपा दूध का गिलास मेज पर रखकर बाहर आने लगी कि चरणदास ने कहा, गिलास ठेकेदार साहब के हाथ में दो। चंपा ने गिलास ठेकेदार साहब को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा दिया।
उन्होंने एक हाथ से गिलास पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। चंपा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सारा जोर लगाकर उसने ठेकेदार साहब से हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और सामने के दरवाजे से निकलने के लिए दौड़ी, लेकिन चरणदास तब तक दरवाजा बंद करके उसके आगे आ खड़ा हुआ था। चंपा को उसने ठेकेदार साहब की ओर धकेल दिया। थकी मांदी होने पर भी चंपा ने काफी देर तक अपनी लाज बचाने के लिए लड़ाई की और अंततः बेहोश होकर गिर पड़ी। बंगले पर एकत्र चरणदास के आदमियों ने एक कन्हैया भी था, उसकी दीपेश से मित्रता थी। उसने जब अपनी चंपा की चीख सुनी तब वह बहाना बनाकर चरणदास के अन्य आदमियों से छुट्टी लेकर 3 मील दूर दीपेश के पास पहुंचा। दीपेश भागता हुआ डाक बंगले पहुंचा। चरणदास को देखते ही दीपेश उस पर बाज की तरह झपट पड़ा और उसका गला दबोचने लगा। तभी चरणदास के आदमियों ने पीछे से बड़ी जोर से उसके सिर पर लाठी से वार किए। दीपेश जमीन पर गिर गया, उसका सर फूट गया था और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण भी निकल गए। चरणदास ने दीपेश के लाश को उसी नदी में फेंकवा दिया जो उस गांव के पास थी। रात को 3:30 बजे चंपा को जब होश आया तब वह बेहाल थी। उसके शरीर में हिलने तक की भी ताकत नहीं थी। फिर भी वह लड़खड़ाते कदमों से डाक बंगले के अहाते से निकलकर दीपेश के घर का रास्ता लेने ही वाली थी कि तभी कन्हैया सामने से आकर उसे बताता है कि मैंने दीपेश को खबर दी थी और तुम्हें बचाने के लिए वो आया भी था, लेकिन चरणदास के आदमियों ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया है। चंपा दीपेश से बहुत मोहब्बत करती थी, उससे प्यार करती थी। जैसे ही चंपा ने यह सुना तो वो उल्टे पांव लौट गई, नदी में कूद पड़ी। मरकर उनका फिर से मिलन हो गया और दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिल लिए। चंपा और दीपेश की प्रेम कहानी सुनाकर लड़की चुप हो गई। कुछ देर हम यूं ही बैठे रहे कि चंपा और दीपेश की प्रेम कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया था और ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के द्वारा मुझे स्वप्न लोक में इसने पहुंचा दिया है। मैंने विस्मित होकर जब उससे पूछा, तुमको दीपेश तथा चंपा की प्रेम कहानी की इतनी प्रामाणिक जानकारी किसने दी? तो प्रत्युत्तर में मधुर मुस्कान बिखेरते हुए उस लड़की ने कहा, मैं ही तो हूँ चंपा। और इस उत्तर के साथ ही वो अचानक से वहां से अदृश्य हो गई। मैं तो डर गया और मैं जैसे ही बाहर आकर ये बात सबको बताने लगा तो लोग कहने लगे कि हमने किसी लड़की को बाहर निकलते हुए नहीं देखा, ना ही अंदर जाते हुए देखा। और यहाँ पर तो चंपा नाम की लड़की आज से करीब 30-40 साल पहले मर चुकी है। तो फिर आप कैसे इस बारे में जानते हो और आपको किसने बताया ये सब? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे चंपा ने खुद बताया है। वो मेरे कमरे में आई थी और अचानक से अदृश्य हो गई। तुम सच सच बताओ, तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया था या फिर कोई लड़की है जो यहाँ पर जादू जानती है? सबने कहा, ना हमने आपके खाने में कुछ मिलाया था, ना ही कोई यहाँ पर जादू वादू जानता है। और चंपा नाम की लड़की जिसने आपको स्टोरी सुनाई है वो तो आज से तकरीबन 35-40 साल पहले मर चुकी है। जैसे ही मुझे सारी कहानी मालूम पड़ी तो मैं तो आश्चर्य में रह गया, क्योंकि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे चंपा ने यह कहानी क्यों बताई। लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि वो एक जिनजादी थी और उसी ने आकर मुझे सारी हकीकत से वाबस्ता करवाया था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।